बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं या हमें सुनने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं या हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं, महसूस होते हैं, उन सबको डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम पहुँचे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये जानते हैं कि हमने हमेशा अपने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश ये की है कि जितने भी करंट इशू हों उनके बारे में जितने भी लोगों की मिथ्स हों, फिर उसके जितने फैक्ट हों, उनको बेस्ड ऑन साइंस अपने एक्सपर्ट को बुला के उन्हीं की ज़ुबानी आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, आपके जहनों के अंदर उठने वाले जितने भी सवाल जवाब हैं, उनके जवाब अपने एक्सपर्ट के ज़रिए हासिल किए जाएँ। और हमारे इस प्रोग्राम जो कि हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी है, इसका बेसिकली जो पर्पज़ है, विजन है, मकसद है, वो आप लोगों को वेल एजुकेट करना है और आपको वेल अवेयर करना है, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है, और आपकी बॉडी में कोई भी आपको तकलीफ़ होती है, वो लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारियां हो या क्रोनिक डिजीज़ हो या कोई भी करंट इशू हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट के ज़रिए आपकी इस क्यूरीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए या आपको एजुकेट किया जाए। आज का हमारा जो मौजू होगा, जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं, हम पहले इसको वायरल भी कर चुके हैं। हमारा जो असल में आज का टॉपिक होगा, ये हम मंथ ऑफ अज़दमा है। फिर इसके ऊपर यानी दमे के मरीज़ जो होते हैं, सांस की तंगी होती है या उनके चेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं, वो बच्चों में हों, बड़ों में हों या बूढ़े लोगों में हों या जवानों में हों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के एक हिस्से में जो कि हम फर्स्टली उसके स्टार्ट लेंगे, वो बेसिकली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, यानी जो हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशार खून है, उसके बारे में जितनी भी लोगों की गलत मालूमात होती हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म के जो डेज़ मनाती हैं, उनका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है। मकसद ये होता है कि जितने भी वो लोग जो इस तरह की बीमारी में हैं या इस तरह की बीमारी के करीब हैं या इसमें सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर चुके हैं या सफ़र कर रहे हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करना, दुनिया में होने वाली एक्सपर्टीज़ जो होती है उसको आप लोगों तक शेयर करना, और फिर आने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाना, और ये दिन मना के बेसिकली लोगों को आगाही देना मकसद होता है। तो हमारे स्टूडियो में चूँकि हमने जिन शख्सियात को दावत दे रखी है वो मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और लेजेंड किस्म के लोग हैं, चूँकि वो हाईली लेवल की प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर ग्राउंड रियलिटी के साथ डेली बेसिस पे टच भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम करते हैं और उसके अलावा सिर्फ प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते हैं जबकि उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता ना हो। तो हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं वो बेसिकली डेली बेसिस पे ओपीडी बेस पे अपने क्लिनिक्स भी रन कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे होते हैं, और फिर वो आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और अपनी एक्सपर्टी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरे आज के स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया आपने सर की जो खिदमात हैं वो गुलाब देवी हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा, जो कि लोगों की नज़र में एक टीबी का हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे तमाम किस्म की सर्विस प्रोवाइड होती हैं और अमूमन दिल के जो मसले हैं वहाँ पे उसका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और इसी तरह जो आपके छाती के, दमे के मसाइल, सांस के मसाइल हैं, इन सारे मामलात के ऊपर उस हॉस्पिटल में प्रॉपर सर जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और सर HOD भी हैं अपने एक डिपार्टमेंट के। इसी तरह हमारे साथ एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, यंगेस्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अनीका जाहिद, गोल्ड मेडलिस्ट तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब अभी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करती हैं और लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया जी। और इतने अहम दिन के ऊपर जो कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, यानी खून के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से जो आगाही की मुहिम है, चूँकि आप वॉक भी एक करवा के आ रहे हैं, तो सर मैं ये चाहता हूँ ये दिन मनाने का मकसद क्या होता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी सादा सी बीमारी है जिसको खामोश कातिल कहा जाता है। इसकी अलामतें कोई खास नहीं होती, पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके अंदर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नालियों पर दबाव बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि 30 साल से ऊपर हर उम्र के बंदे को, खा वो नॉर्मल है, उसको वक्तन फ़क्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। और उसकी जो रीडिंग माहिरीन कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 125 से 135 और नीचे वाला 70 से 80 तक होना चाहिए। ठीक है। अगर वो आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा हो गया किसी भी तरीके से,
तो और वो मुश्किल हाई रहा है पिछले 5-10 दिन में, तो फिर आपको उसका वजह देखनी है और उसका इलाज करवाना है। ठीक है। ब्लड प्रेशर आपका 140 हो जाए, 150 हो जाए, 160 हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। पता तब चलता है कि जब वो दिमाग पे फालज के हमले की शक्ल में या हार्ट अटैक की शक्ल में या गुर्दों को या आंखों का अंधापन की शक्ल में सामने आता है। इसलिए जरूरी है कि हर 30 साल से ऊपर का शख्स, उसको चाहिए कि वक्तन फक्तन हर 3 महीने 4 महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता रहे। और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करवाए और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के अंदर रखे, जो कि ऊपर वाला 120 और 130 है और नीचे वाला 70 से 80 है। ठीक है सर। सर ये जो डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि हमने 1 महीना पहले अगर हम देखें तो हमने दमे का दिन मनाया, और आज अगर हम देखें तो हम जो है वो ब्लड प्रेशर के हवाले से मना रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सोसाइटियाँ होती हैं, इनका दिन मनाने का जो असल मकसद और पर्पस होता है वो क्या होता है सर? असल में मकसद यही होता है कि आपका थोड़े टाइम के अंदर एक मुस्तनद बंदे की राय पूरी अबलाग आमद तक पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए। और अब तो माशाल्लाह आप स्टार हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया अब हर घर में, हर शख्स के पास मौजूद है, किसी ना किसी टाइप की शक्ल में, फोन की शक्ल में। तो ये प्रोग्राम जब उन तक पहुंचे तो उसको पता चले कि पहली बात है हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी का नाम है, इसको चेक करवाना चाहिए, इसकी रीडिंग्स कितनी है, और अगर ये हाई है तो मुझे आपको उसका इलाज करवाना है। मकसद सिर्फ आगाही पैदा करना होता है ताकि लोग उस मामले में सेंसिटिव हो जाएं, सेंसिटाइज हो जाएं और अपने आने वाली कॉम्प्लिकेशन से या बड़ी मुसीबत से पहले पहले उसका तदारुक कर लें। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि सर ने आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से जो आज वर्ल्ड एक दुनिया दिन मना रही है, उसके हवाले से सर ने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है और किस तरह आपने चेकअप करना है और किस तरह जो है वो उसको लेके और दुनिया में आगाही किस तरह हम फैलाते हैं। अनिका, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर ने जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कि ब्लड प्रेशर के हवाले से लोगों को आगाही देना, तो डाइट के हवाले से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या राय है? देखें, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बीपी को लेकर, बल्कि आज जिन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है उनके जो ट्रीटमेंट में मेन चीज़ है वो डाइट ही है। क्योंकि जैसे आज हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रही है, डायबिटिक हैं लोग, ओबीस हैं, कार्डियक इश्यूज़ हैं, तो फैटी लिवर है, ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो कि आपकी डाइट से रिलेटेड है। मतलब अगर आप अपनी डाइट पर काम कर लेते हैं या अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लेते हैं तो आप इन इश्यूज़ को बहुत हद तक मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी जो डाइट का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो है सोडियम की इनटेक, वो हमें 2500 मिलीग्राम से बढ़ाना नहीं चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, फिज़िकल एक्टिविटी और आपके जेंडर के अकॉर्डिंगली इस जो मैंने बताया 2500 मिलीग्राम सोडियम, इसकी जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज बेसिस आप इतनी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा कुकिंग स्टाइल इस तरह का होता है, उसमें भी सोडियम आ रहा होता है। फिर हमारे गार्निशिंग स्टाइल्स इस तरह के होते हैं, हम ऊपर भी हर चीज़ में सॉल्ट को स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए ये तो एक पिंच ही है। लेकिन वो जो एक पिंच है, आपकी अगर रिकमेंडेशंस देखी जाए 2500 मिलीग्राम, तो वो 1 टीस्पून बनता है। तो 1 टीस्पून जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो जो हम 3 टाइम खाना खाते हैं या स्नैक्स लेते हैं वो उसमें पूरी हो जाती है। तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एडिशनली अपने फूड्स में ऐड करें। फिर हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? एक तो ये कि हम अपने सोडियम का इंटेक बढ़ा रहे होते हैं, हम एक अनहेल्दी वे चूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि हम हाइपरटेंसिव हो गए हैं, हम अपनी डाइट में से हेल्दी सोर्सेज को ऑमिट करना शुरू कर देंगे, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि भाई अब तो मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे ये हेल्दी चीज़ें छोड़नी है। वो हेल्दी चीज़ें नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपने उनका जो कुकिंग स्टाइल है और जो ईटिंग पैटर्न है वो चेंज करना है। जैसे इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अब जैसे 30+ इंडिविजुअल्स को भी हाइपरटेंसिव वो हैं, तो वो क्या करेंगे, अच्छा मैं हाइपरटेंसिव हूँ, जंक फूड भी लेंगे, फास्ट फूड भी लेंगे, कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी ले रहे हैं, वो इसके अलावा अपने स्पाइसी फूड का भी इंटेक कंटिन्यू रखे हुए हैं, और साथ में क्या करेंगे, अपनी डाइट से एग वॉमिट कर देंगे, ये क्लेम करते हुए कि भाई हम अंडा छोड़ रहे हैं क्योंकि अब तो हम हाइपरटेंसिव हैं। अंडा कल्प्रिट नहीं है। डायरेक्ट कल्प्रिट तो वो चीज़ें हैं जो आपकी कंटिन्यू है और जिनको आपने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, और या आपका कुकिंग स्टाइल, मतलब आप एग फ्राई कर रहे हैं, आप उसको गंदे वाले ऑयल में, मतलब अनसेचुरेटेड फैट में उसको फ्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो इस तरह से अंडा आपके लिए एक ख़तरनाक चीज़ हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको बॉयल फॉर्म में लें तो इट्स गुड टू गो। ठीक है, अच्छा निका, इसी से रेलिवेंट एक सवाल है। हमारे चूँकि क्लिनिकल ट्रायल में बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज हम देखते हैं, सर भी देखते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है
लोग कहते हैं जी मुझे चूंकि हाई ब्लड प्रेशर है, मैं सुबह निहार मुंह उठ के तरबूज खाती हूँ या खाता हूँ, जैसे सीजन बदलता है, तो तरबूज का निहार मुंह खाने का कोई बेनिफिट है? देखें, जब तो कोई डिज़ीज़ हो जाती है इस चीज़ का, मतलब अब हमने इतनी अवेयरनेस कैंपेन चलाई हैं, लोगों को ये मैसेज कन्वे कर दिया, उस टाइम पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम अब इसको सिर्फ डाइट से मैनेज कर लेंगे, तो वो एक रॉन्ग कंसेप्शन है। हम डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते। वंस अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, मतलब आपकी फैमिली में हाइपरटेंसिव लोग हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी अर्ली एज में, अर्ली 20s में, अर्ली 30s में ही आप अपने डाइटरी इनटेक हेल्दी रखें, मतलब अपना जो सोडियम इनटेक है उसको बहुत प्रिसाइजली मॉनिटर करें, ठीक है। वंस अगर आप हाइपरटेंसिव हैं और आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई ये सोचते हुए मिस करें कि मैं तो सुबह उठकर तरबूज ले रहा हूँ, तो ये गलत कंसेप्शन है। ठीक है सर, आपकी तरफ आते हैं कि ब्लड प्रेशर को खत्म करने का बेहतरीन फार्मूला क्या होगा? देखिए, खत्म तो नहीं होता ये, ठीक है, एक दफा अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाना है, ठीक है, तो अगर आप ओवरवेट है, ओबेसिटी है, ठीक तो है, जैसे हमारी डॉक्टर निका गोल्ड मेडलिस्ट ने ये बताया कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, तो हो सकता है कि कुछ महीने, कुछ साल जी जी, आपकी डाइट बेहतर हो गई और आपने अपना वेट जो BMI वो बिलो नॉर्मल, दैट इज द 25 लिमिट है, उसके अंदर ले आए हैं, तो हो सकता है फिर आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए ठीक और है, कई साल तक खत्म होता रहे। लेकिन अगर आपने सारे डाइटरी मेजर्स भी ले लिए हैं, अपनी वॉक भी रेगुलर एक्सरसाइज कर ली है और आप अपनी बाकी चीजें भी पूरी करें, जिस पे अभी हम बात करेंगे जी सर, कि हेल्दी लाइफस्टाइल में 8 चीजें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें पूरी कर ली, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर उस नंबर पे नहीं आता, ठीक दैट इज द 135/85 ठीक है, मैक्सिमम लिमिट, उस पे नहीं आता, और वो 3 4 ये 5 नॉर्मल लिमिट है, ये नॉर्मल अपर नॉर्मल लिमिट अपर नॉर्मल, अपर नॉर्मल लिमिट ठीक है, है, तो उसके अंदर नहीं आता तो फिर आपको मेडिसिन लेनी है। लेकिन मैं फिर ये बात करूं कि डाइट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना अर्शद भाई, हम पिछले भी किसी प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे, प्रिसीजन मेडिसिन का। जी जी, प्रिसीजन मेडिसिन ये है कि एक दवाई का या एक डाइट कंट्रोल का असर हो सकता है आप पे डिफरेंट हो, इसके ऊपर डिफरेंट हो। ऐसे सर, अभी तक जो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो सबको एक तरह की कर रहे हैं ऐसे, कि ये शुगर होगी तो ये गोली एक ले लें, आप भी एक गोली ले लें, आप भी एक ले लें। ऐसे, आप कभी उनकी बाद में शुगर चेक करके देखें, इस पे उसने कुछ और असर डाला है, दूसरे पे कुछ और डाला है, तीसरे पे कुछ और डाला है। ऐसे सर, सिमिलरली डाइट की जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है एक बंदे पे कुछ और असर डाल ले, दूसरे, तो दिस इज द टेलरिंग इंडिविजुअली, कि हर एक का इंडिविजुअल टेलरिंग होती है। हमारे मरीजों को या हमारे लोगों को, बहन भाइयों को नंबर याद होने चाहिए कि उसका जो है BMI कितना होना चाहिए, उसके ब्लड शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए, उसके शुगर यूरिक एसिड कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर जैसे मैंने 135/85 कहा, अगर ये उससे कम है तो वो नॉर्मल है, हाँ वो डाइट से हैं, हाँ वो एक्सरसाइज से हैं, हाँ वो तरबूज खाने से हैं। लेकिन अगर वो सारा कुछ करने के बावजूद नॉर्मल नहीं है तो उनको अपने मेडिसिन लेनी और अपने नंबर को 135/85 से नीचे रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे, जिसकी अभी हम बात करेंगे। जी सर। अच्छा सर, एक जो मिथ लोगों के अंदर पाई जाती है, लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, BP चेक करते हैं, हम उनका ज़्यादा हाई होता है, तो हम कहते हैं कोई BP की दवाई खाती, वो कहती कभी कभार खा लेती हूँ, या मुझे पता चल जाता जब मेरा हाई हो। हाँ। तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ठीक है। ब्लड प्रेशर या होता है या नहीं होता, ठीक है, ये एक बात तय कर लें। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसे हो कि एकदम स्ट्रेस, कोई खबर सुन ली, ठीक है, कोई ऐसा हादसा, कोई वाकया हो टेम्परेरी गया, तौर पे। वो टेम्परेरी तौर पे होगा, वो टेम्परेरी तौर पे 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, हद 24 घंटे हो सकता है। ठीक है। आप उस वक्त फौरी दवाई नहीं लेंगे। मैं फिर ये कहता हूँ, जब हमें दवाई शुरू करनी होती है ना, तो एटलीस्ट हम 7 दिन से 14 दिन तक मॉनिटर करते हैं, प्रॉपर चार्ट बनाते हैं कि आप सुबह के टाइम करें, नींद के फौरन बाद करें, रात सोने से पहले करें, एक्सरसाइज करने से पहले करें, एक्सरसाइज करने के बाद करें, और फिर उसकी कम्युलेटिव या एवरेज रीडिंग लेके हम डिसाइड करते हैं कि इसको दवाई देनी है। और जब उसको दवाई देने का फैसला कर लें तो फिर उसको मेडिसिन लेनी है, अलॉन्ग विद द डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के। तो लिहाजा इसका फैसला एक डॉक्टर ने करना है कि उसको मेडिसिन की जरूरत है। मरीज खुद ना करे, उसका नुकसान हो जाता है। वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपने दवाई ले ली, तो असल में वो आप उस टेंशन से खत्म होने से अपने नॉर्मल लेवल पे आना था, आप दवाई ने ऊपर असर शुरू कर दिया और ब्लड प्रेशर लो हो गया। लो ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है हाई ब्लड प्रेशर के, लिहाजा दवाइयां जो है बगैर मुस्तंद डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए। सर, लो में क्या हम कैपेसिटी रखेंगे कि कितना है? तो बहुत ज्यादा लो है। लो जो फीमेल का चेक करें तो 90 से ऊपर जाता ही नहीं सिस्टोलिक। असल में ये होता है कि जब आप सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाए, जनरली 90 से कम हो और उधर से 60 से कम हो, ठीक है, तो लोग सिम्टोमेटिक ये होता है कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यानी ऊपर वाला 90 से कम हो, 90 से कम हो जाए, 80 हो गया और 50 हो गया, ठीक है, तो 80/50 पे अक्सर लोगों को चक्कर, कमजोरी, नकाहत महसूस होती है, तो ये फिर लो है।
लेकिन 90-60 पे कुछ खवातीन या लड़कियां टॉलरेट कर लेती हैं, उनके लिए वो continue उसी पे नॉर्मल रहती है। हैं। हाँ, उनके लिए वो नॉर्मल है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उनको हाई करने की, नमक नहीं खाना। जी तो जनरली 160, 110, 70 ये ठीक होता है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू इस कदर मीठी होती है, मिठास वाली होती है, क्योंकि सर के साथ हम ट्रैवल भी करते रहते हैं, डिफरेंट जगह पे जाते रहते हैं। तो सर की गुफ्तगू ऐसी होती है कि दिल चाहता है कि उसको कभी हम ब्रेक ना लें बीच में, या इस तरह का मसला ना हो। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी हम स्टूडियो में होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पे कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल, ये बेसिकली टॉपिक है इसका कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी खून का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना। इसके ऊपर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो डेज मनाती हैं ताकि लोगों को वेल अवेयर किया जाए, उनको आगाही दी जाए। इसी तरह जो ये पूरा महीना गुजर रहा है, इस महीने के अंदर जो बेसिकली एक मंथ ऑफ अज़दमा के नाम से हमने देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको दमे का मसला होता है, यानी उनके सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूल जाता है, फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये चेस्ट के कुछ मसाइल होते हैं। तो इनके ऊपर भी डेज मनाए जाते हैं। डेज मनाने का मकसद बेसिकली आगाही देना होता है ताकि आने वाले जो मरीज़ हैं उनको महफूज किया जा सके, और जो मरीज़ कंटिन्यू चल रहे होते हैं उनको बेसिकली जो उनको वेल अवेयर किया जाए, उनकी जितने भी ट्रीटमेंट जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाया जा सके। तो हमारे स्टूडियो में चूँकि एक मोस्ट पॉपुलर पल्मोनोलॉजिस्ट और मोस्ट पॉपुलर फिजिशियन जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब, जो कि गुलाब देवी में भी होते हैं। चूँकि ब्रेक से पहले सर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे। चूँकि मैंने आपको बताया कि सर की गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त होती है, लोगों के दिलों में घर करती है, लोगों को प्रॉपर समझ भी आती है कि हमारा मसला क्या है और हमने इसको हल कैसे करना है। तो सर हम आते हैं कि ये जो महीना पूरा चल रहा है दमे के ऊपर, कि हमने देखा कि ऐसे लोग जिनको मौसम बदलते ही उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या मौसम ना भी बदले वो कंटिन्यू जो है वो दमे के मरीज़ रहते हैं। तो ये दिन के हवाले से आप दमे के मरीज़ों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, अस्थमा हर साल मई का जो फर्स्ट ट्यूसडे, पहला मंगल होता है ना जी, उसको 1998 से 1998 से ऑब्जर्व किया जा रहा है या इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और इसका मकसद, जैसे अभी हमने हाइपरटेंशन की बात की, मकसद ये होता है कि वो मरीज जो अस्थमा का शिकार हैं या दमे का शिकार हैं, उनको आगाही दी जाए कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा यह जाता था पहले कि दमा दम दे नाल, कि जिसको एक दफा दमा हो गया ये छूत की बीमारी है, बाकी लोगों को लग जाएगा और ठीक ही नहीं होनी। और अगर बच्चों को या यंग एज के लड़के लड़कियों को हो गया तो उनके फिर रिश्ते नहीं होते थे, और बड़े 100 मसले मसाइल, और बेचारे को घर वाले उसको अलहदा कर देते कि शायद दूसरे को ना लग जाए। ठीक है। इन दिनों की मनाने का या इन दिनों को सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ आगाही होती है कि 100% ये छूत की बीमारी नहीं है। किसी तौर पे भी एक प्लेट से खाने में, एक बर्तन इस्तेमाल करने में, कपड़े इस्तेमाल करने में एक से दूसरे बंदे को इस्तेमाल नहीं लगता। ठीक है। सिंपल ये एलर्जी है, सांस की नालियों की एलर्जी। बाद लोगों को आंखों की एलर्जी होती है, जब गर्दो गुबार में या पोलन के मौसम में निकले तो आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, कईयों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उनके सांस की नाली को एलर्जी है कि जब गर्दो गुबार होगा, मौसम बदलेगा या पोलन का सीजन मार्च का महीना आएगा तो उनकी सांस की नालियों में आवाजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं और सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। ठीक है। एक तो उनको बताने का मकसद है कि अगर प्रॉपर तरीके से आप अपना तशखीस करवा लें और इलाज करवा लें, आप 100% ठीक रहेंगे। ठीक है। अस्थमा बड़े बड़े लोगों को है, मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूं, इयन बोथम जो क्रिकेटर एक थे, बहुत बड़ा उनका इंग्लिश क्रिकेटर थे, वो अस्थमा के पेशेंट थे, 2 पफ लेके अपनी बॉलिंग की और सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली है। ठीक है। अब अगर वो पाकिस्तान में होते लो जी, तो मैं तो दमा तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बच्चा फिर वो एक साइड पे निकल जाता और कभी भी इतने लेवल का ना बनता। ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों को अस्थमा है जो बड़े हैं, प्रॉपर वो अपने इनहेलर इस्तेमाल करते हैं और सारी जिंदगी नॉर्मल गुजारते हैं। तो बताने का और सेलिब्रेट करने का मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर आगाही पैदा हो कि अगर कोई मसला पैदा हो गया तो इसके साथ भी आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट एक सवाल हम और ले लेते हैं कि जो दमा अगर किसी वालिद को है, वालदा को है, तो क्या उसके बच्चों को भी दमा का मसला होगा? जिस तरह डायबिटीज पे हमने बड़ी दफा बात की, फैमिलियल चांसेस होते हैं 10 to 20%। ठीक है। बीमारी जेनेटिक है, ये फैमिली में आ सकती है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है। अगर 5 बच्चे हैं तो हो सकता है कि एक बच्चे को हो, ठीक है, क्योंकि फैमिली में ट्रेवल करती है। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल नहीं आती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी और चांस है इसका आने का। जी ठीक है। अनिका, मैं आपकी तरफ आता हूँ
जैसे आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ब्लड प्रेशर के ऊपर बता दिया, अब चूंकि हम दमे की बात कर रहे हैं, छाती के इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, सांस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों में एक कन्फ्यूजन होता है। लोग ये चाहते हैं कि मैं चावल, दही, ठंडा पानी ये पी सकता हूँ या नहीं पी सकते। देखिए, जब भी अस्थमा की बात आती है ना, ये तो एक ऐसा इशू है जिसमें क्या होता है, आपकी जो ब्रोंकियल हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो हमने अपनी डाइट ऐसी लेनी होती है जो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हो। अब जैसा कि आपने बात की, लोगों के अस्थमा को लेकर ये कंसर्न्स होते हैं, क्या हम राइस ले सकते हैं, क्या हम ठंडी चीज़ें ले सकते हैं। देखें, वो चीज़ें जो बाय तासीर ठंडी हैं वो तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी साइंस मेडिकल में तासीर का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो कि फ्रिज बेस या टेम्परेचर बेस्ड ठंडी हैं, मतलब जैसे फ्रीज़र में रखी हुई हैं या फ्रीज प्रोडक्ट्स हैं या फ्रोज़न आइटम्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके जो अस्थमा अटैक्स हैं उनको भी ट्रिगर कर सकती है और जो अस्थमा की सिवियरिटी है उसको भी बढ़ा सकती है। फिर सेकेंडली बात कर लेते हैं राइस की। देखें, फिर बात वही आ गई, मतलब हमारा जो कल्चर है ना, कुकिंग स्टाइल मैटर करता है, पोर्शन साइज मैटर करता है। अगर तो आप ब्राउन राइस ले रहे हैं, वैसे तो राइस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो डिस्कस की जाती हैं वो यही है, वाइट राइस, ब्राउन राइस, ठीक है। अगर आप ब्राउन राइस ले रहे हैं और उसका पोर्शन साइज कंट्रोल कर रहे हैं तो आप थ्राइस अ वीक ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है जो कि आपने कंसीडर करनी होती है। यहाँ पर आपने पेशेंट टू पेशेंट टॉलरेंस देखनी होती है। बहुत सारे लोग होंगे वो अस्थमा के साथ राइस ले रहे होंगे तो दे आर गुड टू गो, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो जैसे ही राइस लेते हैं तो उनकी जो सेवेरिटी है डिजीज़ की वो बढ़ जाती है। तो ये हम पर्सन टू पर्सन एवेलुएट करेंगे, लेकिन जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं वो तो हर इंडिविजुअल को बंद करनी है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की वजह बनती हैं। तो इन्फ्लेमेशन से डेफिनेटली आपके जो अटैक्स हैं और जो डिज़ीज़ की सेवेरिटी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो सिट्रस प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगेन ये भी आपके सिट्रस मतलब ये जैसे बाज़ारी चीज़ें कुछ मिलती हैं खटास वाली, ठीक है, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। जैसा कि पिकल है, ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो हर वो चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपके अस्थमा के इंसिडेंट्स को बढ़ा सकती है। तो ऐसी चीज़ें आपने अवॉइड करनी होती हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बेस्ट डाइट फॉर अस्थमा। अगर हम बेस्ट डाइट की बात करें नाम के साथ तो वो मेडिटेरियन डाइट है, और जो दूसरे नंबर पर है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, जो कि हम यूजुअली हेल्दी रहने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इनके अगेंस्ट जाकर काम कर सके। तो डेफिनेटली जब हम अस्थमा की भी मैनेजमेंट देख रहे होते हैं, हमने कुछ ऐसा देना होता है कि जो फ्री रेडिकल्स पर काम करें, मतलब एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट देनी होती है। तो बाय नेम तो मेडिटेरियन डाइट और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ये डाइट देंगे। लेकिन अगर हम कुछ फूड्स की बात करें कि कौन से फूड्स हम ले सकते हैं, जैसे अगर आप 3 to 5 एप्पल्स पर वीक कंज्यूम करें तो 32% आप अपने अस्थमा के रिस्क को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फूड हो सकता है। जैसे एवोकेडोज़ हैं, ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट हमें चाहिए उसको फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट काम करने के लिए। फिर हम बेरीज़ को ले सकते हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। फिर मिल्क को हम कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छा मसल रिलैक्सेंट है, इसके अंदर मैग्नीशियम है जो कि मसल रिलैक्सेंट है। इसमें कुछ डालना पड़ेगा या वैसे नहीं, सिंपल इसको आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना मिल्क को लेकर कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं इससे हमारी ये जो सिम्टम्स हैं ये स्वेयर ना हो जाए। अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो हम कोई हर्बल साथ में प्रोडक्ट ले लें, जैसे हम सौंफ का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, लिकोराइस कहवा मुलट्ठी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अगेन मिल्क में मैग्नीशियम है जो कि एक अच्छा मसल रिलैक्सेंट है, तो हमें एस्थमेटिक पेशेंट को ये देना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम मज़ीद फ्रूट्स की बात कर लें तो उसमें यह आ जाता है आप रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करें, क्योंकि दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं अपने जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जी ठीक। अच्छा सर, एक ना मिथ पाई जाती है, जो दमे के मरीज होते हैं ना वो अगर किसी गिलास में पानी पीते तो उनके खानदान वाले उस गिलास में पानी नहीं पीते। जी नवीद भाई, जैसे हमने पहले ये बात की अरशद भाई, ये बिल्कुल 100% गलत बात है। ठीक है, ये बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती, ये हर एक की अपनी एलर्जी होती है। ठीक है, लिहाजा बड़ी सेफली ठीक है सर, वो गिलास, बर्तन, कपड़े, तौलिया एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, नहीं लगती इससे। ठीक है।
अच्छा सर, आजकल दमे का जदीद इलाज, जैसे हम देखते हैं डिफरेंट किस्म के पंप हैं, डिफरेंट किस्म के लोग पफ लेते हैं, कैप्सूल आ गए हैं, वो डाल के उसको आप लेते हैं, तो आज के दौर के अंदर दमे को किस तरह बेहतरीन मैनेज किया जा सकता है? अब डिपेंड करता है कि उसका दमा या अस्थमा किस स्टेज के ऊपर है। हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, स्टेप 1 to स्टेप 5। ठीक है सर। अगर तो उसको सिम्टम्स हफ्ते में एक आधी दफ़ा ही आती हैं तो फिर हल्के वाला हमने इन्हेलर देना है। एक बात याद रखिएगा कि इसका जो इलाज है वो इन्हेलर है, इन्हेलर और इन्हेलर है। ठीक है। अगर कोई मुझसे 3 दफ़ा पूछे तो इन्हेलर्स ही इलाज है। इसमें अक्सर हम मरीजों के ये कहते होते हैं कि देखें नहीं, अगर मसला आंख में हो ना तो दवा, कतरे या दारू आंख में डाला जाता है। ठीक है। जिल्द पे हो तो जिल्द पे लगाई जाती है। तो अब ये सांस की नालियों में एलर्जी है, गर्दो गुबार से, पोलन से हुई है जो आपके अंदर जाती हैं, तो इनको पीछे से जाके धुएं नहीं या उस पाउडर नहीं खोलना है। लिहाजा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दवाइयां आपकी सांस की नालियों के अंदर जाएं। तो इसके लिए नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स ये बेस्ट इसका इलाज है, और ये मार्केट में अवेलेबल कोई 25, 30, 40 तरह के हैं। ठीक है। अब किस मरीज के लिए या किस शख्स के लिए कौन सा बेहतर है, उसका फैसला आपका मुतलका डॉक्टर ही करेगा। ठीक हो। लिहाजा एक दूसरे को और दूसरा तीसरे को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल 2 पफ सुबह 2 शाम लें, आप अपना अस्थमा को कंट्रोल रखेंगे और नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा सर, दमे के मरीजों के बारे में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि दमे का मरीज कमजोर रहता है बाकी बच्चों की निस्बत। अगर उसका दमा कंट्रोल ना हो तो ठीक है। देखिए, हमें बॉडी में जो एनर्जी अल्टीमेटली चाहिए वो 2 चीजों से आती है। ठीक है। एक है ग्लूकोज और दूसरी है ऑक्सीजन। ठीक है। आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन भट्टी में जलता है तो आपकी एनर्जी पैदा होती है और आप ग्रोथ करते हो। ठीक है। अब अगर इनमें से कोई एक चीज की कमी रहेगी, ग्लूकोज का मतलब डाइट उसकी कम है बचपन में, ठीक है। जो एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, कमजोर रहेगा। ठीक और अगर उसकी ऑक्सीजन कम है तो तभी वो कमजोर रहेगा। अब अगर आपने अस्थमा प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करवाया, क्योंकि बच्चों को जब होती है ना उसको सांस इतना ज्यादा नहीं चढ़ा, हो सकता है खांसी सिर्फ करता रहे और वालिदैन समझते चलो यार खैर है, लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको प्रॉपर इलाज करवा के, ऑक्सीजन चेक करवा के, इनहेलर अगर डॉक्टर लिखता है, नेबुलाइजर लिखता है तो वो जरूर इस्तेमाल करवाएं। अब अगर उसकी ऑक्सीजन पूरी हो गई और उधर से ग्लूकोज पूरा होगा तो फिर उसकी कोई वजह नहीं है कि उसका वजन पूरा ना हो। लेकिन अगर उसको अस्थमा के अटैक होते रहे, कंट्रोल ना हुआ, तो फिर आपकी बात ठीक है कि उसका वजन कम हो सकता है और वो बाकी बच्चों से कमजोर होगा। ठीक है। अच्छा सर, बच्चों में दमे की रेशो कितनी क्या है? 19%। 19%। मेल के अंदर है 5%। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इसकी 5% पॉपुलेशन इज एस्थमेटिक। ठीक है। लेकिन 19 to 20% जो है वो बच्चों का अस्थमा है। लेकिन जो वो बड़े होते हैं, जो उनके लंग बड़े होते हैं, जो सांस की नालियां वो खुलती हैं, बड़ी होती हैं, तो फिर उनमें अस्थमा कम होता जाता है। जब हमारे पास वो बचपन में बच्चों को लेके आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप बाकायदगी से दवाई इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस वक्त 5 साल का, लेकिन जब 10-12 साल का होगा तो हो सकता है इसकी दवाइयां खत्म हो जाएं और 70 to 80% में खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर इलाज ना करवाएं तो खा बच्चा हो या बड़ा हो तो उनकी नालियां शुरू में तो सोजिशदार रहती हैं, लेकिन आपने 1-2 साल नहीं इलाज करवाया तो वहां पर वो फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद आप बेशक इनहेलर दें, नेबुलाइजर दें, इंजेक्शन दें, फिर नहीं वो खुलने लगी। उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एयरवेज। उस फिक्स्ड होने से बचाना है तो और प्रॉपर इलाज जो भी मुतलका डॉक्टर कहे वो हमने करवाना है। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि डिफरेंट पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो उनके घरों में उन्होंने बिल्लियाँ, डॉग, डिफरेंट किस्म के बर्ड, परिंदे वगैरह रखे होते हैं, तो इनसे भी उनको दमे की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कारपेट, जो रजाइयाँ, ये जो आजकल चाइना की रजाइयाँ और वो चल रही हैं, ठीक है, बिल्लियाँ, कॉकरोचेस, परिंदे घर में, या पोलन फूल जिसमें ज्यादा हो। ठीक है। अगर घर में एस्थमेटिक मरीज है और वो समझता है कि इन चीजों के पास जाने से मुझे ज्यादा होती है तो उनको घर से निकाल देना चाहिए। जब तक ये नहीं घर से निकालेंगे उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा, भले से आप जितनी मर्जी दवाइयां लेते रहें। ठीक है। मैंने जैसे बात की है कि ये वो चीजें हैं जिससे मुझे और आपको एलर्जी नहीं होती। कारपेट बिछा हुआ है, घर में हमने परिंदे या पेट्स रखे हुए नहीं होता, लेकिन जिसको एलर्जी होती है, जो एस्थमेटिक होता है, अगर वो उनसे तंग होता है तो फिर उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। या बंदे को घर से अलग कर दें या जानवर को अलग कर दें। तो बेहतर है कि जानवर को अलग कर दें ताकि आप अपने जो बच्चा है, घर का फर्द है, उसको अपने साथ रख सकें। तो फिर ये बहुत जरूरी है कि घर की हम सफाइयां करके रखें। ठीक है सर, ये जो दमे के मरीज होते हैं इनके लिए मास्क की कितनी अहमियत है? मास्क की अहमियत उन दिनों में है जब ये हम वो जो होता है हमारा एक सीजन आता है ना जी, स्मॉग वाला गंदम का सीजन, वो मट्टी का डस्ट, या गन्नों की कटाई का, देहातों के करीब जो शहर के इलाके हैं, गन्नों की कटाई का मौसम, ठीक है, या अगर कुछ ऐसी ट्रैवलिंग करनी है जिसमें गर्दो गुबार है, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने ये जो कोविड से ज्यादा मास्क की जरूरत है। ठीक है। और उससे उनकी बचत रहेगी, क्योंकि अगर ये गर्दो गुबार और डस्ट उनके अंदर गई तो लाजमी तौर पर इन्फ्लेमेशन या सोजिश होनी है और वो फिर अटैक कई हफ्ते नहीं महीने तक चलता है। तो सिंपल मास्क के इस्तेमाल से उनकी बचत हो सकती है। लेकिन अगर माहौल ऐसा नहीं है, साफ सुथरा कमरा ठीक है,
तो फिर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर उनका सांस तंग होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, हमें तो पहले ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ये जैसे मैंने कहा कि मास्क हम उम्मन तब लगाते होते हैं जब बीमारी एक से दूसरे को लगने का डर हो। इससे जो कोई डर नहीं होता, लिहाजा मास्क लगाने की अच्छे वाले एनवायरमेंट में जरूरत नहीं है, जब बाहर निकले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है अनेका, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल दमे के मरीज किस क्वांटिटी में कर सकते हैं? अच्छा, ड्राई फ्रूट्स तो ऐसा आप ये कहें कि डायरेक्ट कल्प्रिट नहीं है, लेकिन ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए, मतलब प्रिजर्व करने के लिए ना, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें सल्फाइड्स होते हैं। जो सल्फाइड्स हैं वो एस्थमेटिक पेशेंट की डिजीज़ की सेवेरिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें ये कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स मॉडरेशन में लें, या इट्स बेटर कि आप अपनी डाइटिशियन से उन्हें अपनी डाइट में एडजस्ट करवा लें, क्योंकि वैसे तो ये आपकी डाइट का एक ज़रूरी कंपोनेंट है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो आप मेल नरिश्ड हो सकते हैं। ये अगर आप इन्हें डायरेक्ट अपनी मर्जी से कंज्यूम कर लेंगे तो आपका जो सल्फाइड का इंटेक है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डिजीज़ की सेवेरिटी बढ़ जाएगी। जी सर आखिरी मिनट है हमारे पास, इसमें आप ये बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर और दमा जिनको दोनों इकट्ठे हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करें? अब इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जब एस्थमा का अटैक आता है ना, तो आपकी सांस खून की नाली पर दबाव बढ़ता है, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हो सकता है कि रिवर्स के तौर पे आपका एस्थमा का अटैक भी बढ़ जाए। तो इसमें फिर बड़ी दवाइयों की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट के अंदर है कि एस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये वाली दवाई नहीं लेनी और ये वाला इनहेलर नहीं लेना। मसलन हमारे यहाँ बीटा ब्लॉकर्स एक अच्छी दवाई है जो कि हम एस्थमा के मरीजों में, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में देते हैं, खास तौर पर अगर हार्ट का मसला साथ हो, एंजाइना साथ हो। लेकिन ये वाला बीटा ब्लॉकर हम नहीं दे सकते एस्थमा के मरीजों को। इसी तरह एस्थमा के मरीजों में जो लाबाजियाँ हैं या आपके सिम्पैथोमिमेटिक दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं एस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो साथ जो हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। लिहाजा हमें फिर लाबाज नहीं देने, लामाज देने हैं, जो कि दवाइयों की किस्में हैं। अब इसका फैसला डॉक्टर नहीं करना है कि अगर आपको एस्थमा के साथ हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर के साथ एस्थमा है तो कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर है। तो बेहतर है कि आप अपने किसी मुस्तनद करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट और फिजिशियन के पास जाएं और दोनों चीज़ों का मुनासिब और मुनासिब इलाज करवाएं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ लेजेंड प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब मौजूद थे। सर वेलकम, कि आपके शुक्रिया कि आपने टाइम भी दिया। और डॉक्टर अनीका जाहिद जो कि गोल्ड मेडलिस्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और बड़ी फेमस बंदी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में आपको ये बताने की कोशिश की कि बीमारियों से आप अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, फिर आप इन बीमारियों के साथ क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये बीमारियां कैसे फैल सकती हैं, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नई थ्योरी, नई क्यूरी, नई सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।